नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 17वां भाग। टेम्पी की माँ ने कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। यहाँ के तौर तरीके देखकर अवाक हो गई। मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, स्टेशन पर बिजली और आदमी भी कितने। और उसके एंडोशाला में वहाँ तो 2 दिन रहते ही घर के पिछवाड़े वाले बांस के जंगल में सियार बोलने लगते थे। उस दिन तो दिन दोपहर को ही मछुआ पाड़ा के केष्ट मछुआ के 3 महीने बच्चे को सियार उठा लगे। इसी बीच कुसुम एक दिन उन लोगों को घुमाने ले गई। कुसुम के साथ उन लोगों ने राधा वल्लभ स्थान, सिद्धेश्वरी स्थान, चूर्णी का घाट, पाल चौधरियों का घर सब कुछ घूम घूम करके देखा। पाल चौधरियों का बहुत बड़ा मकान देखकर टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही की बोलती बंद हो गई कि उन्होंने जीवन में इतना बड़ा मकान नहीं देखा था। अब तक तो वे लोग अत्सी के घर को ही बड़े आदमियों के घर का आखिरी नमूना समझती थी। बोलती बंद होने की तो बात ही थी। टेम्पी की माँ ने कहा, ना शहर है, बड़े शहर तो बढ़िया है कुसुम। इस देश में एक से एक लगे मकान और सब के सब मकान पक्के। यहाँ सभी बड़े आदमी रहते हैं। लड़के लड़कियों का चेहरा देखकर तो आंखें जुड़ा जाती हैं। हाँ रे, इन लोगों के घर में ठाकुर देवता नहीं होते? पूजा के समय तो एक बार हम लोगों को ले आना बेटी, देवता को देख लूंगी। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं समझती थी। एक मकान के सामने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। लोगों की भीड़ अंदर जा रही थी। रास्ते के किनारे जाने कैसे कागज बांटे जा रहे थे। टेम्पी को लगा कि इसे ही टॉकी कहते हैं, वह यही है। उसने कुसुम से पूछा, कुसुम दी यह टॉकी है ना? हाँ दीदी, किसी दिन देखोगी? एक दिन हम लोगों को ले आओ ना, माँ ने कभी नहीं देखा, हम सभी आएंगे। टेम्पी की माँ एक दौड़ती हुई मोटर को देखकर मुंह फैलाकर देखती रह गई, जब तक कि वह रास्ते के मोड़ से घूमकर गायब नहीं हो गई। कुसुम ने कहा, अब जरा मेरे घर पे भी आप अपने पैरों की धूली देती चलिए बड़ी माँ। कुसुम के घर जाते हुए रास्ते के किनारे रेल लाइन पड़ती थी। टेम्पी की माँ ने कहा, बेटी जरा रुको, मैं एक बार रेलगाड़ी देख लूं। और कहते ना कहते एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी आ पहुंची। टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों ही टकटकी लगाकर देखने लगी। गाड़ी चल रही है तो चली ही जा रही है, जिसका अंत नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी होती है? कुसुम ने पूछा, बड़ी माँ राना घाट अच्छा लग रहा है ना? लगता क्यों नहीं बेटी, अच्छी जगह है। लेकिन असल में एंडोशाला के लिए टेम्पी की माँ का मन कैसा लगता रहता है। शहर से वो अभी तक मेल नहीं बैठा सकी है। वहाँ के ताल तलैया के घाट, सदा बोस्टम के घर के पास जो सूना रास्ता बांस के जंगल से होकर बाडूजिया पाड़ा को गया, दोपहर के समय उसके पास पेड़ों की आवाज, वह सब उसके लिए मन कैसा कैसा करने लगता था। खैर, टेम्पी की माँ ने इस तरह का सुख तो अपने जीवन में देखा नहीं था। नौकर को हुक्म देकर काम करवा लेना, सब लोग मानते जानते हैं, खातिर है, और ऐसा सुंदर लड़का उसके होटल में नौकर है, इस तरह की बातें तो हो सकेंगी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब लोग कुसुम के घर जा पहुंचे। कुसुम बहुत खुश हो गई। उसके बाप के घर, अपने देश गांव के ब्राह्मण परिवार को अपने यहाँ देखकर कुसुम की सास ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। कहा, हम लोगों का बड़ा भाग्य है माँ कि आप लोगों के चरणों की धूल यहाँ पड़ी। टेम्पी की माँ ने कभी किसी से इतने आदर से बातचीत नहीं की थी। इतना सुख भी उसकी किस्मत में लिखा है। यह तो सब देवी माँ की ही कृपा है। कुसुम ने सबको जलपान कराया, पान बनाकर दिया। कुसुम की सास ने आकर कितनी ही देर तक बातें की, लेकिन कुसुम सिर्फ अपनी गांव की बातें ही सुनना चाहती थी, अपने बाप के घर की खबर सुनना चाहती थी। इधर हजारी के होटल में एक मजे की बात हो गई। 10-15 आदमी एक साथ खाने बैठे थे कि अचानक एक आदमी ने कहा, ठाकुर तुमने यह जो भात दिया है वह सवेरे का बासी भात है। भात बंशी ठाकुर दे रहा था। अवाक होकर बोला, क्या कह रहे हैं बाबूजी? हमारे होटल में यह सब नहीं होता। आधा मन चावल हर शाम बनता है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता। बासी भात कहाँ से आएगा? बेशक यह सवेरे का भात है, मैं कहता हूँ सवेरे का भात है। गोलमाल सुनकर हजारी ने भी आकर कहा, क्या कह रहे हैं बाबू? बासी भात? कभी नहीं। आप नए आदमी हैं, लेकिन यहाँ जो लोग बराबर खाते हैं मुझे जानते हैं। मेरा होटल भले ही ना चले, लेकिन भगवान ने मुझे वैसी बुद्धि कभी नहीं दी। तब उस आदमी ने बहस को दूसरा मोड़ दे दिया। वह जैसे झगड़ा करने के लिए ही तैयार होकर आया था। थाली से हाथ खींचकर आंखें लाल करके चीख चीख कर कहा, तब तुम क्या चाहते हो? मैं झूठ बोलता हूँ? हजारी ने फिर नर्म होकर के कहा, नहीं बाबू, यह तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपसे भूल भी तो हो सकती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ बाबू, बासी भात हमारे होटल में नहीं रहता। नहीं रहता? नवाबी छाटते हो? बासी भात इस वक्त हाड़ी में नहीं डाल देते तुम?
नहीं बाबू, साफ देख रहा हूँ, फिर भी ना कहते हो, देखोगे मजा। इसी समय नरेन तथा वहाँ होटल के 2-4 आदमी और आ पहुंचे। नरेन ने गर्म होकर कहा, क्या मजा दिखाइएगा, जरा देखूं तो। निकलो, चलो बाहर दिखाता हूँ। चोर कहीं के। इस बात से बड़ा गोलमाल शुरू हो गया। सभी पुराने ग्राहकों ने हजारी की तरफदारी की। वह आदमी रास्ते पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। सड़क पर जमा हुए लोगों के सामने खड़ा होकर कहने लगा, आप लोग भी सुन लिए साहबान, इसके होटल में मुझे बासी भात खाने को दिया, मैंने पकड़ लिया तो मुझे मारने आ रहा है, मैं अभी पुलिस लेकर आता हूँ। चोर कहीं का, तुम लोग आदमियों की जान लेना चाहते हो। इसी समय होटल के नौकर शशि ने हजारी को बुलाकर कहा, बाबू, इस आदमी को मैंने बेचू चक्रवर्ती के होटल में देखा है। वहाँ जो मैरी रहती है ना, उसके साथ मैंने इसे बाजार से सामान लाते देखा है। नरेन में साहस था। उसने होटल के चबूतरे पर खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, ओए बेचू चक्रवर्ती और पद्दे मैरी के तुम कौन लगते हो। वह आदमी फिर भी नहीं बाज आया। वह हाथ फेंककर साबित करने लगा कि उसने पद्दमरी का नाम भी नहीं सुना, लेकिन अब उसका विरोध का तेज कम हो गया था। कोई आदमी बोला, अब चुपचाप सरक जाओ भैया, क्यों मार खाने पर तुले हो। कुछ देर बाद वो आदमी वहां दिखाई नहीं दिया। पुलिस तो दूर की बात रही। इस घटना के बाद बहुत रात बीते। हजारी चक्रवर्ती के होटल में जा पहुंचा। बेचू चक्रवर्ती हिसाब मिला रहे थे। हजारी को देखकर जरा अचरज में पड़कर बोले, अरे हजारी, आओ, इतनी रात को कैसे आए। हजारी ने विनय पूर्वक कहा, बाबू, एक बात करने हूँ। कहो, क्या बात है। बाबू, किसी समय आप मेरे अन्नदाता थे, आज भी मैं आपको वैसा ही समझता हूँ। आपके यहाँ काम ना सीखा होता तो आज मैं भरपेट भात ना जुटा पाता। आपके हाथ साथ मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं। बात साफ साफ करो, क्या कहना चाहते हो। हजारी ने भी सारी बात साफ साफ बतलाई। फिर हाथ जोड़कर बोला, बाबू, आप ब्राह्मण हैं, मेरे मालिक हैं, मुझे इस तरह संकट में ना डालकर आप कहें कि हजारी तुम होटल बंद कर दो, वैसा ही करूंगा, आप हुक्म दीजिए। बेचू चक्रवर्ती ने अचरज करने का दिखावा करते हुए कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं पता लगाकर कल तुम्हें बतलाऊंगा। हमारे यहाँ का कोई आदमी तुम्हारे होटल में नहीं गया था, यह तो तय है, फिर भी कल तुम्हें बतला दूंगा। और तुम्हारा काम धंधा ठीक चल रहा है। हाँ बाबू, आपके आशीर्वाद से। रोज कितनी बिक्री हो जाती है, तहबिल्स में कितनी रकम रहती है, कुछ ख्याल ना करना, तुम अपने आदमी समझता हूँ तुमको, इसी से पूछ रहा हूँ। यही 35 से 40 रुपए हो जाते हैं बाबू, आज ही रात की तहबिल देख कर आया हूँ, 36 रुपए 12:15 आने थे। बेचू चक्रवर्ती को मनी मन अचरज हुआ, ऊपर से बोले, अच्छा, बहुत बढ़िया, सुनकर खुशी हुई। अच्छा तो जाओ, कल तुम्हें खबर मिल जाएगी। हजारी के जाने के बाद बेचू चक्रवर्ती ने पद्दमरी को बुलाया। पद्दमरी ने कहा, हजारी ठाकुर आया था क्या, क्या कह रहा था। बेचू चक्रवर्ती ने देखा, पद्दमरी, हजारी तो मेरी बोलती बंद कर गया। राना घाट के बाजार में होटल खोलकर 35 से 40 रुपए जमा रोकड़, यह तो कभी सुना ही नहीं था। इसका मतलब समझती हो, जमा रोकड़ में रोज 30 रुपए भी हो तो 8-8 रुपए रोज का मुनाफा तो रखा ही है, और महीने के 250 रुपए कहीं नहीं गए। पद्दमरी ने मुंह बिचका कर कहा, अरे झाई दे गया होगा। नहीं, झाई देने वाला आदमी नहीं है, सीधा साधा आदमी है, मुझे अब भी बहुत मानता है, झाई नहीं देगा। इसके अलावा देखती नहीं, रेल बाजार के किसी के होटल में बिक्री नहीं, वो तो सब अकेला ही सोखे ले रहा है। बाबू, नरसिंह आज उसके होटल में गया था, खूब हल्ला गुल्ला मचा कर आया, बासी भात और सड़ी मछली कहकर खूब चिल्लाया, और कुछ न हो चाहे ना हो, लोगों ने सुन तो लिया। जदू बाडूजे ने मुझे बुला भेजा था, उसका होटल बंद कराना ही होगा, नहीं तो रेल बाजार में कोई नहीं टिक सकेगा। लेकिन इससे कुछ तो होने जाने वाला है नहीं, अब इस समय उसी के अच्छे दिन जा रहे हैं। नरसिंह है? नहीं, बाहर निकल गया। पुलिस में खबर देने की बात का क्या हुआ? देखो पद्दो, मैं कहता हूँ कि अब उसे किसी तरह भेजने की जरूरत नहीं है। हजारी अच्छा आदमी है, आज आया था, हाथ जोड़कर इस तरह नरम बन रहा था, उस पर गुस्सा नहीं रह जाता। झाड़ू मारो उसकी भलमाने से क्यों? पद्दो बोली, जदू बाबू ने तुम्हें पुलिस की जो सलाह दी तुम वही करो, उसका होटल तोड़े बिना काम नहीं चलेगा। नहीं तो कह देती हूँ, हम लोगों को बोरिया बिस्तर समेटना होगा। वैसे इस वक्त रोकड़ कितनी है? बेचू चक्रवर्ती ने चेहरे पर नाराजी लाकर कहा, कुल 6 रुपए 3-3.5 आने। पद्दमरी कुछ देर चुपचाप रहकर बोली, उधर 2 महीने का मकान किराया बाकी है। मकान वाले ने कहा है कल कम से कम 1 महीने का किराया ना देने पर शोरगुल मचाएगा। किराया दोगे कहाँ से? देखूं, इसके अलावा कनाई ठाकुर की 5 महीने की तनख्वाह बाकी है। वह कहता है अब काम नहीं करेगा, उसका क्या करूं? इस महीने पर समझा बुझा कर रखो, देखूं अगले महीने से कैसे रहता है। पद्दमरी ने रसोई घर में जाकर ठाकुर से कहा, मेरे लिए भात परस दो ठाकुर, रात बहुत हो गई, घर जाऊं। इसके बाद उसने चारों ओर ताक कर देखा, हालत गिड़ी पड़ी थी। आज 3-4 महीने वे 10 सेर वाला बड़ा देग तो उठाकर ही रख दिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले सरसों का तेल बाल्टी में आता था,
अब छोटे से कुल्हड़ में आता है, बाल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने होटल की ऐसी बुरी हालत कहीं नहीं देखी थी। उसका मन जाने कैसा हो गया। तरह तरह के उपाय से उसके मालिक और उसने होटल को खड़ा किया था। इसी होटल की दौलत पे एक दिन बहुत कुछ हुआ था, खेती बाड़ी सब कुछ। आज इस होटल की हालत देखकर उसका जी जलने को आता है। एक दिन रानाघाट के स्टेशन मास्टर ने हजारी को बुला भेजा। हजारी खुद नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता है कि स्टेशन मास्टर अंग्रेज हैं। नरेन का जाना ही अच्छा है, लेकिन अंत में उसे ही जाना पड़ा। किंतु नरेन भी उसके साथ गया। साहब ने कहा, तुम्हारा नाम हजारी है? बाजार में तुम्हारा हिंदू होटल है? हाँ हुजूर। तुम प्लेटफॉर्म पर कैटर करेगा? हजारी ने नरेन की ओर देखा। वह साहब की बात नहीं समझ सका। नरेन ने बात को साहब से अच्छी तरह समझकर हजारी को बतलाया, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल कंपनी प्लेटफॉर्म पर एक हिंदू होटल खोलना चाहती है। हजारी की शोहरत सुनकर साहब ने उसे बुला भेजा है। कम से कम 150 रुपए जमा करने पर वे लोग लाइसेंस मंजूर करेंगे और रेलवे के खर्च से होटल घर बनवा देंगे। हजारी साहब से कह आया कि वह राजी है। स्टेशन मास्टर ने नरेन को एक टेंडर फॉर्म देकर कहा, इसकी खाना पूरी करके हजारी के दस्तखत करा दे करके जमा कर दे। उसके बाद स्टेशन के इस होटल के लिए जोरदार कंपटीशन चला। नेहाटी और कृष्णनगर के 2 भाटिया होटल वालों ने भी टेंडर दिया और ऊपर वाले अफसरों के पास सिफारिश और तगादे भी पहुंचने लगे। रानाघाट के बाजार में इस बात की खबर किसी को नहीं थी। आखिर में, यानी जब टेंडर की तारीख खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए, तो जदू बाड़ीजे को इसका पता चला। स्टेशन का एक क्लर्क जदू के होटल में खाना खाता था। उसने किसी तरह जानकर जदू से कहा, जरा कोशिश कीजिए ना, आप टेंडर दीजिए, काम बन सकता है। उस दिन बेचू चक्रवर्ती तुरंत फुरत होटल की गद्दी पर बैठे थे। उसी समय पद्दो मेरी हैरान परेशान आई, बोली, सुन रहे हो जी, मैं एक बात सुनाई हूँ। क्या? स्टेशन पर रेल कंपनी भात का होटल खोलेगी, दरखास्त दे दो ना मालिक। स्टेशन पर? जा, उसमें ग्राहक नहीं जुड़ेंगे। दूर के यात्रियों में से कौन भात खाएगा? कलकत्ता से आकर खाएंगे। बस यूं ही बैठे बैठे तुम राय दिया करो मालिक। सभी यात्री दूर के नहीं होते। जो लोग गाड़ी बदलकर खुलना की लाइन में जाएंगे वे खाएंगे। दोपहर को जो गाड़ियां कलकत्ता जाती हैं उनके यात्रियों को यहाँ भात मिलेगा, तो वे भी यहीं खाकर जाएंगे। सुना है 5 रुपए जमा करके जाडू बाजू ने दरखास्त दी है। अब बेचू चक्रवर्ती को चेत हुआ, अगर जदू बाडूचे ने दरखास्त दी है तो इस मामले में दम है, क्योंकि जदू बाडूचे धूर्त होटल वाला है। मुनाफा नहीं तो वह वहां टेंडर के 5 रुपए न जमा करता। बेचू ने कहा, तो जाऊं, एक बार की दरखास्त ही देता हूँ। पद्दे मेरी ने कहा, कितनी किरानी बाबू को कुछ चटा आना, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हम लोगों के होटल में वह जो शशधर बाबू खाता था उसका साला स्टेशन पर माल बाबू है, उससे अता पता लेना। ना करने से बनेगा कैसे? इस होटल की हालत देखकर तो हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों? उस जून तो ग्राहक कम नहीं थे। पद्महरी ने हताश भाव से कहा, उसको अच्छा नहीं कहते मालिक। 17 आदमी 3rd क्लास में और 9 बंदे ग्राहक रुपए देते हैं, तब कहीं होटल चलता है, नहीं तो बाजार का सौदा ना आ पाता। बनिए ने धमकी दी है, वह सौदा उधार नहीं देगा। उसका भी क्या कसूर? 100 से ज्यादा रुपए बाकी पड़ गए हैं। बेचू ने कहा, टेंडर की दरखास्त देने के लिए अभी 5 रुपए की जरूरत पड़ेगी। उस जून के चलते रोकड़ में कुल 1 रुपया 3.5 आने बच रहे हैं। उसी में से उस जून के कोयले के दाम भी देने हैं। कोयला वाला आ ही रहा होगा, रुपए कहाँ हैं? पद्महरी ने जरा सोचकर कहा, उसमें से तो 1 रुपया ले लो, अभी बाकी 4 रुपए को इंतजाम करके ला देती हूँ। मेरी बहन इसी मोहल्ले में रहती है, उससे ले आऊंगी। कोयले वाले को भी समझा दूंगी। समझाओगी क्या? उसने कहा है रुपए न मिलने पर कोयला बंद कर देगा। तुम 5 ही रुपए ला दो। शाम के पहले ही बेचू चक्रवर्ती जाकर टेंडर दे आया। पद्महरी आग्रह पूर्वक गद्दी घर के दरवाजे पर खड़ी राह देख रही थी। अभी तक ग्राहकों का आना शुरू नहीं हुआ था। बोली, हो गया मालिक, क्या सुनाए? अभी ही हो जाएगा। दाल भात का कौर है, लेकिन यह मालूम हुआ है कि खासे मुनाफे का रोजगार है। जदू पक्का आदमी है, नहीं तो क्या दरखास्त देता? मैं पहले नहीं समझ सका। बड़े मुनाफे का रोजगार है। याद है स्टेशन का क्षेत्र बाबू हमारे यहाँ खाया करता था, बदली होकर फिर यहीं आ गया। उसी ने कहा, यात्रियों ने रेल के बड़े ऑफिस में दरखास्त दी है। हम लोगों के खाने की बड़ी तकलीफ है। इसके अलावा रेल कंपनी बिजली की रोशनी देगी, पंखा देगी, मकान बना देगी, और इस सब के लिए कुछ लेगी नहीं। रेल बोर्ड का क्या है, उसी का ऑर्डर है। यात्रियों की सुविधा पहले कर देना होगा। बहुत लोग खाना खाएंगे। बद्दो, भारी मुनाफे का मामला है, समझ आया हूँ। पद्महरी ने कहा, जोड़ा पाठा से पूजा करूंगी सिद्धेश्वरी स्थान पर, हो जाए किसी तरह। कल फिर जाकर तुम उन लोगों को कुछ खिलाओ। मैं सोचता हूँ कि जदू बाड़ीजे को कैसे पता चला है?
अरे वो तो धूर्त आदमी है, उसकी बात छोड़ ही दो। धीरे धीरे इसके बारे में बहुत तरह की बातें सुनने में आई। लोगों ने देखा कि रेलवे प्लेटफार्म पर एक बड़ा सुंदर मकान बन रहा है। साज सामान, अलमारी, टेबल, कुर्सी वगैरह से उसे सजाया जा रहा है। यह सब कंपनी कर रही है। इसी समय एक दिन जदू बाडूचे उन लोगों के गद्दी घर में आता देखकर बेचू और पद्मरी दोनों ही हैरान रह गए। जदू बाडूचे ने होटल वालों में जाने माने व्यक्ति थे, कुलीन ब्राह्मण, बाडूचे घराने के लड़के। कभी वे किसी दुकान या होटल में जाकर बकबक नहीं किया करते थे, गंभीर स्वभाव के आदमी थे। बेचू चक्रवर्ती ने उन्हें आते देखा तो बड़ी खातिरदारी की। जदू बाडूचे ने कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाकर धुआं उगला और पूछे, होटल कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं है, सोच रहा हूँ कारोबार उठा दूँ, अब ग्राहक तो नहीं है। मैं आपके पास आने का अपना मतलब बतलाऊं। स्टेशन पर होटल खुल रहा है, यह तो आप जानते होंगे। मैंने टेंडर दिया है, सुनने में आया कि आपने भी दिया है। हाँ, मैंने भी दिया है। जोदू, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सुना है कि निहाटी का एक भाटिया ऊपर से बड़ा जोर लगा रहा है, उसी का हो जाएगा। होटल बड़े मुनाफे का कारोबार होगा। असम मेल, शांतिपुर, सभी गाड़ियां के लोग खाएंगे, अच्छा पैसा आएगा। आइए आप और मैं दोनों मिलकर दरखास्त दें कि हम लोग राना घाट के होटल वाले हैं, हम लोग को छोड़कर भाटिया को होटल क्यों दिया जाएगा? यहाँ के होटल वालों ने मिलकर दरखास्त दी है, इससे हम लोगों का जोड़ बढ़ जाएगा। बेचू ने समझ लिया कि मामला जब निहायत कब्जे से बाहर हो गया है तभी यह आया है, नहीं तो धूर्त के मुनाफे में से हिस्सा तो कभी ना दे। तो उसने कहा, ठीक है, आप दरखास्त दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा। जदू बाडूजी ने जेब से एक कागज निकाल कर कहा, अरे वह क्या बाकी है? अश्विनी वकील से मसवीदा बनाकर टाइप करा के सब काम पक्का कर लाया हूँ, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जदू बाडूजी दस्तखत करा के चले गए तो पद्दे महरी ने आकर पूछा, क्या बात है मालिक, क्यों आया था? अरे पेच में पड़े बिना यह धूर्त आता, उसी होटल के बारे में आया था, सुनोगी? यह भी अच्छा है। बेचू चक्रवर्ती की बात सुनकर कहा, अगर बिक्री ज्यादा हुई तो हिस्सा बखारा भी ठीक है, जैसी हालत होगी अब तो यहाँ से काम नहीं चलता। 20-22 दिन बाद एक दिन जदू बाडूचे बेचू के गद्दी घर में आकर इस तरह हताश भाव से थप से गद्दी के एक कोने में बैठ गया। उसे पद्म महरी ने जो था वही समझ लिया कि स्टेशन का होटल हाथ से निकल गया, लेकिन उसके बाद वाली खबर के लिए पद्म महरी तैयार नहीं थी। जोदू ने कहा, सुना है बाबू, आपने यह बात नहीं सुनी होगी। बेचू चक्रवर्ती ने जदू को उस तरह बैठते देखकर ही समझ लिया कि खबर अच्छी नहीं है। फिर भी उन्होंने जरा परेशानी से पूछा, क्यों, क्या बात है? अभी अभी स्टेशन से चला आ रहा हूँ, आज उनके हेड ऑफिस ने टेंडर मंजूर करके नोटिस भेजा है। इस बात का कोई जवाब न देकर बेचू उद्विग्न भाव से जदू के चेहरे की ओर देखता रह गया। जानते हैं किसका हुआ है? नहीं, शायद उसी भाटिया का। तब तो अच्छा ही होता। जदू बोला, हुआ पता है किसका है? हजारी का, तुम्हारे हजारी का, जो कभी तुम्हारे यहाँ नौकर था। सुनते ही पद्म महरी और बेचू की चीख निकल गई। बेचू ने कहा, आप देखा है? अपनी आंखों से छापे अक्षरों में बोर्ड पर नोटिस टांग दिया गया है। पद्म महरी की तो बोलती बंद हो गई। वह जदू बाडूचे को देखती रही। ऐसा लगा जैसे इस बात पर उसे अभी विश्वास ना हुआ हो। आखिर उसी का हो गया? बेचू चक्रवर्ती हताश भाव से बोला। इस बात का कोई मतलब नहीं है। जदू ने भी समझा, पद्म महरी ने भी समझा। यह सिर्फ बेचू की गहरी निराशा और ईर्ष्या की अभिव्यक्ति थी। बाडूजे ने कहा, और देखता हूँ कि उसकी किस्मत उसका खुद साथ दे रही है। धूल में हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। आज 21 साल से इस रेल बाजार का होटल चला रहा हूँ, हम लोग तो सब बह गए। कहाँ आपके होटल में सड़ची करछुल लेकर पेट पालता था, अब कहाँ यह सब किस्मत? बेचू ने पूछा, कैसे हुआ, कुछ आपने सुना? जरूर उसने कुछ रुपए उड़ेले होंगे। रुपए पैसों की तो बात नहीं है, सुना है हेड ऑफिस के बोर्ड ने मंजूर किया। शायद यहाँ के स्टेशन मास्टर ने उसके हक में जोरदार सिफारिश की थी। कुछ यात्रियों ने भी उसके बारे में लिखा था कि बहुत अच्छा खाना पकाता है। थोड़ी देर और रुककर जदू के चले जाने के बाद पद्म महरी ने कहा, मैं कहूँ क्या हुआ मालिक? मुँह जला ब्राह्मण, बहुत बाढ़ बढ़ रहा है, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों, क्या करोगी? एक बार कल मैं हजारी के होटल में जाऊं? क्यों? पद्म महरी ने बोला, बोलूंगा कि मुझे अपने होटल में हिस्सेदार बना लेना हो तो रेल के होटल में ही कुछ हिस्सा मुझे दे दे। पद्म महरी ने कुछ सोचकर बोला, बात तो बुरी नहीं है, लेकिन वह तुम्हें देगा? मुझे बहुत मानता है, इसी से कहता हूँ। इसके सिवा मेरे पास तो अब कोई उपाय नहीं बचा। कुछ ही देर बाद जदू बाडूचे फिर बेचू के होटल में आ पहुंचे। बेचू चक्रवर्ती ने आदर के साथ उन्हें चाय पिलाई। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जदू ने कहा, मन में एक ख्याल आया बेचू चक्रवर्ती,
चक्रवर्ती बाबू, इसी से फिर आया हूँ। क्या बात है, बताइए। मैंने पाल चौधरियों के नायब महेंद्र बाबू को जा पकड़ा था। वे लोग जमींदार हैं, रेल कंपनी उनका ख्याल करती है। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर चलिए, कल हम दोनों रेल ऑफिस से एक बार अपील कर देखें। पद्म मेरी दरवाजे के पास ही थी। उसने कहा, जरूर जाइए मालिक, मैं तो कहती हूँ जिससे एक वह मुँह जला भामन किसी तरह होटल ना पा सके, वही करना चाहिए। आप दोनों जरूर जाइए। बेजू चक्रवर्ती ने सोचकर कहा, कल किस समय जाना चाहते हो? ज्योति ने कहा, सवेरे सवेरे जाना ही अच्छा रहेगा, जाकर बड़े बाबू को पकड़ना होगा। पाल चौधरियों के तालाब में अक्सर मछली पकड़ने आते हैं, गरफे के सामने रहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। महेंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर हम लोग उन्हें जा पकड़े। जदू के चले जाने के बाद बेजू चक्रवर्ती ने पद्दो से कहा, लेकिन इस हालत में हजारी के पास मेरा जाना ना हो सकेगा। उसको पता चल ही जाएगा हम लोगों ने अपील की है, कंपनी उसको नोटिस दे देगी, अपील की सुनवाई होगी। ऐसी हालत में क्या उसके यहाँ जाना उचित है? भले ही ना जाओ बाबू, उसकी जरूरत नहीं। एक काम करो जिससे उसकी जड़ कट जाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन जदूबाड़ी जी के साथ बेचू चक्रवर्ती कोयला घाट में रेल के बड़े ऑफिस में जाने के लिए निकले और शाम के बाद फिर राना घाट लौट आए। बेचू जब अपने होटल में पहुंचा तब खाना पीना शुरू हो चुका था। पद्म मेहरी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मालिक? बेचू ने कहा, अरे बेकार आना जाना होने लगा, 2 रुपए बर्बाद हुए अलग। उन दोनों ने कहा, ये हमारे हाथ में नहीं है, टेंडर मंजूर होकर बोर्ड के पास चला गया है, अब इसकी अपील नहीं हो सकती। तब तुम कल हजारी के पास चले जाओ। उसकी जरूरत थी। लौटते समय बाडूजे ने अपने होटल और मेरे होटल को मिलाकर एक कर देने की बात कही है। यह घर छोड़कर अगले महीने से उन्हीं के घर में चला जाऊंगा। यह तो चलो अच्छी बात है, छोटे आदमी के पास ना जाकर बाडूजे के बाबू के साथ काम करना ज्यादा अच्छा है। अगले 15 दिनों में राना घाट में 2 उल्लेखनीय घटनाएं हो गई। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर नया हिंदू होटल खुल गया। सफेद पत्थर के टेबल कुर्सियां, बिजली की रोशनी, पंखों से सजाया हुआ आधुनिक ढंग का साफ सुथरा बहुत सुंदर होटल। और होटल के मालिक की जगह पर हजारी नाम देखकर बहुत से लोग अचरज में पड़ गए। और दूसरी घटना यह हुई कि रेल बाजार में सब जगह एक अफवाह फैली कि बेचू चक्रवर्ती का पुराना होटल टूट जाएगा। उस दिन तीसरे पहर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हजारी चूर्णी के किनारे टहलकर वापस आ रहा था कि पद्दो मेरी से मुलाकात हो गई। उसने पूछा पद्दो से कि दीदी कहाँ जा रही हो? पद्दो मेरी रुक गई। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली थी। प्याली में क्या है दीदी? जामन है, दही जमाने के लिए ले जा रही हूँ। बाकी सब राजी खुशी से है। कहाँ राजी खुशी? चलो एक बार ठाकुर आओ, मेरे घर पे भी आओ। अच्छा चलो पद्दो दीदी। कुछ सोचकर हजारी उसके घर में गया। छोटा सा घर, एक और छोटा कुआं, दूसरी ओर टीन का रसोई घर और गौशाला। पद्दो मेहरी ने चबूतरे पर एक चटाई लाकर हजारी को बिछा दी। हजारी को थोड़ा घबराहट और संकोच हो रहा था। वह उससे हमेशा डरता आया था, आज भी वह उसके सामने संकुचित हो गया। पान खाओगे ठाकुर? दीजिए। पद्दो मेहरी ने पान बनाकर चाय की एक रकाबी में लाकर हजारी के सामने कर और बोली, सुना है रेल का होटल तुमको मिल गया, किसको बैठाओगे? सोच रहा हूँ बंशी के भांजे नरेन को बैठाऊं। तनख्वाह क्या दोगे? यह सारी बात तो तय नहीं हुई है, अच्छा लड़का है। ठीक। चक्रवर्ती बाबू कैसे हैं? ठीक है। होटल कैसा चल रहा है? चल रहा है, बुरा नहीं है। अब क्या? हजारी ने पूछा, क्या? तुम रेल के होटल में मालिक को थोड़ा हिस्सा दे दो ना, तुम्हें भी सुविधा हो जाएगा। हजारी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं था। उसने जरा अचरज से कहा, मालिक किस तरह रहेंगे? उनका अपना होटल? वह मैं देख लूंगी। जबान तो नहीं दे सकता पद्दो दीदी। एक बात मेरे मन में उठ रही है, मैं कह ही देता हूँ। रेल कंपनी जब टेंडर लेती है तो जिसका नाम लिखा रहता है उसके सिवा वह और किसी को हिस्सा विस्सा नहीं दे सकता। होटल तो मेरा नहीं है, रेल कंपनी का है। ठाकुर एक बात कहूँ, तुम अब बड़े होटल वाले हो, सुनती हूँ कि बहुत रुपए कमाते हो, लेकिन मैं तुम्हें वही हजारी ठाकुर समझती हूँ। तुम फिर हम लोगों के होटल में काम करने आ जाओ। हजारी ने अचरज से कहा, चक्रवर्ती बाबू के होटल में खाना पकाने? फिर मनी मन सोचने लगा कि पद्दो दीदी का ना दिमाग खराब हो गया है। लेकिन पद्दो ने काफी जोर देकर कहा, सच कहती हूँ ठाकुर, तुम फिर हमारे होटल में चले आओ ना। पद्दो दीदी, अब ऐसी बात उठा करके क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ सुनो ना, तुम्हारे आने से हम लोग का होटल फिर जम जाएगा। इस तरह की बात तो उसने पद्दो मेहरी के मुंह से कभी सुनी नहीं थी, जो आज उसने सुनी। हजारी का दिल पसीज गया। वह भूल गया कि वह एक बड़े होटल का मालिक है और पद्दो दीदी उसके मालिक की बराबरी की है। उसके मुंह से यह बात सुनकर उसके जीवन को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला।
इसी की आशा से तो मानो उसने इतने दिन राना घाट में इतने कष्ट झेले थे। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि केवल होटल का मालिक नहीं था, उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। कुसुम और अत्सी के रुपए लगे हुए थे। उस होटल की उन्नति अवनति के साथ कितने लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ था। टेम्पी, नरेन, अब तो सबको उसको देखना होगा। वह बहुत आगे निकल चुका है, अब लौटा नहीं जा सकता। हजारी ने दुख और सहानुभूति के साथ पद्महरी की ओर देखकर कहा, मेरा तो जी चाहता है पद्म दीदी, लेकिन तुम ही बताओ कैसे जाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पद्महरी यह बात समझती नहीं थी, लेकिन निहायत ही बुरी हालत में पड़कर ऐसी बात कह गई। हजारी की बात का कोई जवाब ना देकर वह कोठरी में चली गई। थोड़ी देर में वो हजारी भी उससे बात करते हुए उठ करके चला गया।